नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का दोस्तों चैप्टर ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से संबंधित दोस्तों हम 45 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऑप्टिक्स चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है या तो पूछ सकता है दोस्तों, सभी आपको हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैप्टर का जो है सभी प्रश्न को जरूर देख लीजिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों आप उसे कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। और दोस्तों सभी प्रश्नों को काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आप उसे एक बार में समझकर याद कर सकें, ठीक है। दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। ए ऑप्शन द्वारा समय का, बी द्वारा ऊर्जा का, सी द्वारा दूरी का और डी द्वारा प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है दोस्तों, ठीक है। यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है दोस्तों वह 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो डिस्टेंस का, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किस रंग का प्रकीर्णन एक स्कैटरिंग जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है, ठीक है। आपको बतलाना है दोस्तों कि किस कलर का जो होता है स्कैटरिंग सबसे कम होता है दोस्तों, नीला का, हरा का, लाल का या पीला का। तो देखिए दोस्तों आप जानते हो दोस्तों भी जीओर जानते हैं, ठीक है, भी जीओर जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों यह 7 कलर होता है मेरा दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों रेड कलर का जो होता है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होता है दोस्तों वह सबसे कम होता है, ठीक है। रेड कलर का जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है और वॉयलेट का जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों वह रेड कलर का अधिक होता है, ठीक है। यानी लैम्डा जो होता है दोस्तों वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से है, ठीक है। और यह मेरा जो प्रकीर्णन है दोस्तों वह इस तरह से होता है, ठीक है। यानी मेरा प्रकीर्णन जो हो गया दोस्तों वह इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और यह मेरा जो लैम्डा है वह इधर की ओर बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो यह पूछा जा रहा था कि प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो रेड कलर के लिए हो जाता है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन का लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। यानी दोस्तों एक जो सिंपल यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों यह एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसमें जो दोस्तों आपको प्रतिबिंब बना होता है वह कैसा होता है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष अगर हमें दूर करना है तो कौन सा लेंस का व्यवहार करेंगे, तो दोस्तों उत्तल लेंस को व्यवहार किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किस में करते हैं दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक है दोस्तों। और बेलनाकार किस में करते हैं, तो बेलनाकार जो है दोस्तों अबिंदुकता में दूर करने के लिए करते हैं। और वाइफोकल लेंस जो है दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। आप सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पाँचवा नंबर प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों एक कंडीशन होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, वह जो है प्रकाश जो होना चाहिए दोस्तों वह सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन देखना है दोस्तों कि सघन से विरल किस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कांच हो गया और जल हो गया, तो कांच जो है दोस्तों जल के अपेक्षा में जो है सघन है, ठीक है। और जल से कांच में दोस्तों, और जल से वायु में, और डिम रहा है कांच से वायु में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन जो दे रहा है वह जो है विरल से सघन हो रहा है, यानी जल जो है दोस्तों कांच के अपेक्षा विरल माध्यम है, ठीक है। तो यह विरल से सघन जा रहा है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संभव नहीं है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन जो दिया हो दोस्तों वह सभी में संभव है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि जब श्वेत प्रकाश की किरण स्लैब्स में प्रवेश करती है तो निम्न से किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों। पूछा जाए किसमें परिवर्तन, यानी कोई भी किरण है दोस्तों वह स्लैब में प्रवेश करता है तो किसमें परिवर्तन होता है, तो वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हम एक ही वीडियो में ऑप्टिक्स से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड
परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों, सभी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है दोस्तों। तो अभी जस्ट आपको बताएं दोस्तों कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वह सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सूर्य का जो रंग दिखाई देता है दोस्तों वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोस्तों लाल दिखाई पड़ता है। तो यह किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग के कारण, यानी प्रकीर्णन यानी छितराव के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों प्रकाश में जो साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों वह रंगीन प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण से। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 9वां नंबर पूछा जाए कि प्रकाश में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। प्रकाश जो है ना दोस्तों वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कणिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कणिका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटॉन्स। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है ना दोस्तों कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको हम काफ़ी बार करवा चुके हैं दोस्तों। अगर आप स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी यानी कैपिटल डी को अगर आप बढ़ाइएगा ना दोस्तों तो फ्रिंज के जो चौड़ाई होता है दोस्तों वह भी बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों हवा का जो बुलबुला आता है पानी में जो है चमचमाता नजर आता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमचमाता नजर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता है, किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार तरह से बताएंगे दोस्तों। देखिए आपको जो दिया हुआ है दोस्तों वह एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है कि आपको क्षमता निकालना है लेंस का, अवतल लेंस है दोस्तों उसको क्षमता निकालना। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि पी बराबर होता है 1/एफ। एफ जो होता है मीटर में होता है, अगर आपको यही सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों तो 100/एफ धर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 100/एफ मेरा कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, तो इसको अगर आप काटिएगा दोस्तों तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 2 डायोप्टर आ जाएगा। और यहाँ पे अवतल लेंस दिया हो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो उसका क्षमता भी तो निगेटिव होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यह प्रश्न समझ गए हैं दोस्तों तब प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता होता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समान समायोजन खगोलीय दूरदर्शक का जो आवर्धन क्षमता होगा वह क्या होगा? तो वह -FO/F ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद कर लेना है कि -FO/F ही। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जाए कि दो लेंस की क्षमता क्रमशः 5 डायोप्टर और 15 डायोप्टर है। ठीक है, तो इसकी समायोजन की फोकस दूरी होगी। देखिए दोस्तों आपको दो लेंस दिया हुआ है। ठीक है, एक का 5 डायोप्टर दिया हुआ है क्षमता और एक का 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समायोजन का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको फार्मूला बताएं। पी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पावर को अगर आप जोड़ते हैं मैंने बहुत सारा लेंस को तो इसका फार्मूला होता है पी मैंने P1 + P2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो लेंस दिया हुआ है तो P बराबर कितना आ जाएगा? 5 + 15 करिएगा तो कितना आ जाएगा? मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 20 मेरा क्षमता हो गया। दोनों लेंस का संयोजन करेंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 20 डायोप्टर। और फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि P बराबर जो होता है 1/F होता है। ठीक है, एफ यानी अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन है दोस्तों तो 100/F कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए P मेरा निकाल कर कितना आया हुआ है? 20 आया हुआ है और यह 100/F हो गया। ठीक है, तो F बराबर हम निकालना चाहेंगे दोस्तों, देखिए क्लियर करके बताते हैं। F बराबर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 100/20 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा कितना टाइम्स में? 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो मेरा 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी समायोजन का जो फोकस दूरी होगा दोस्तों, फोकल लेंथ हो जाएगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 15 में पूछा जा रहा है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे अबिंदुकता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कॉर्निया के जो वक्रता केंद्र से जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है दोस्तों उसको अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होता है दोस्तों मिनट में होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है वह 1 मिनट होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 मिनट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कितना होता है? 1 मिनट। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह साफ साफ किस वस्तु को देख सकता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष जो है दोस्तों वह निकट की ही वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दूर दृष्टि दोष जिसका रहता है तो वह दूर के वस्तु को साफ साफ देखता है लेकिन निकट का नहीं। और निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों वह निकट के वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर का नहीं, ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो दोस्तों एक पतले फिल्म का जो रंग का कारण है दोस्तों वह व्यतिकरण है, ठीक है। बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर पूछा जाए कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो दोस्तों विवर्तन कहलाता है, यानी किसी भी अवरोध है, ठीक है, उसका कोर से जो प्रकाश का मुड़ता है दोस्तों वह कहलाता है, इस मैंने प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विवर्तन। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा जाए कि प्रकाश तरंग है। तो दोस्तों प्रकाश जो तरंग है यह तो प्रश्न बहुत ही हल्का प्रश्न है दोस्तों, तो इसलिए मेरा अनुप्रस्थ, यह जानते हैं कि मेरा लाइट वेव जो होता है अनुप्रस्थ होता है, यानी ट्रैवर्स इन नेचर होता है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, पूछा भी हुआ भी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। लीजिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। पूछा जाए कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों वह अनंत होता है दोस्तों, क्या होता है? अनंत, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समतल दर्पण जो है दोस्तों इस तरह का होता है दोस्तों, इसका जो यह मेरा जो भी रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों सरफेस वह एक यानी स्ट्रेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा वह अनंत होता है, ठीक है। और फोकस दूरी भी पूछेगा दोस्तों तो अनंत मारिएगा उसका राइट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच में इसका मान होगा। दोस्तों अगर कहा जा रहा है कि निर्वात में जो प्रकाश का वेलोसिटी है दोस्तों वह c है, तो आपको बताना है दोस्तों कि कांच में इसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है दोस्तों, c बटा के भी होता है, ठीक है। और दोस्तों आप जानते हैं कि म्यू कांच के लिए म्यू कितना होता है दोस्तों 1.5 होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3 बटा के 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 बटा 2 लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे c लिख दिए और भी मेरा वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इसको vg से हम डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों, vg यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो इसी का अगर vg बराबर निकालना चाहिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, यह मेरा 2c बटा के 3 आ जाएगा, ठीक है, 2c बटा के 3। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, इसी से मेरा निकल कर आ गया बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से सही संबंध है। दोस्तों सही संबंध क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू 1 बटा के साइन सी होता है दोस्तों, ठीक है। यह क्रिटिकल एंगल है सी और यह मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों में रिलेशन जो होता है दोस्तों वह यह है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जाए कि पतले प्रिज्म में जो दोस्तों मिनिमम डिविएशन होता है दोस्तों वह किसके बराबर होता है? तो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जाए कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है किसी वस्तु का। इसमें देखिए दोस्तों दो आपको एक जो है उत्तल लेंस से बनाया गया वो दो भिन्न भिन्न माध्यमों से बनाया गया, तो उसमें कितना प्रतिबिंब दिखेगा? तो 2 माध्यम से बनाया गया है तो 2 प्रतिबिंब दिखेगा दोस्तों। तो अगर 3 माध्यम से बनाया जाता तो 3 प्रतिबिंब दिखता, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जाए कि पानी के अंदर हवा का जो एक बुलबुला होता है वह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो देखिए दोस्तों पानी है उसके अंदर एक बुलबुला है तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? तो वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अवतल लेंस की तरह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखेगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदिदेशक और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता M1 और M2 है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा, ठीक है। काफ़ी बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, तो इसका आवर्धन क्षमता जो होगा वो M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया होता है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर जब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता। दोस्तों एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसका नली की लंबाई अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी बार ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य अधिक होने से
विचलन कोण का मान होता है। दोस्तों आपको शुरू में बताया दोस्तों, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना, उसका जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। दोस्तों अगर आप लैम्डा को अगर आप बढ़ाते हैं तो म्यू का जो मान होगा दोस्तों वह क्या हो जाता है, वह घट जाता है। ठीक है, घटता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा घटता है। दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर फिजिक्स का और मेरा दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर। और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें हम आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 31 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा में अपवर्तनांक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छे तरह से समझा रहे हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहता ही रहता है इस तरह का। ठीक है, तो देखिए जल का कांच की अपेक्षा में, जल का पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे जल का कितना दिखा हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, और का पूछा जा रहा है कि कांच की अपेक्षा में, कांच का कितना है 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। इसी को अगर आप बराबर करिएगा दोस्तों तो 4/3, और यह बड़ा बट्टा है तो इसको भागा में लिख लीजिए 3/2। इसी को अगर आप और आगे कैलकुलेट करेगा तो 4/3, और इसको भागा है दोस्तों, इसको गुना में बदलिएगा तो 4/3, और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जल का, तो जल का कितना है मेरा 4/3 है, कांच के अपेक्षा में, यानी कांच से आपको अपेक्षा में रखना है, यानी उसको नीचे में रखना है। ठीक है, तो आप करिएगा तो इसी को 4/3 अब भागा 3/2, इसी को कैलकुलेट करिएगा तो मेरा 8/9 आ गया, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर 32 हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। दोस्तों आपको बताना है किस तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है न्यूनतम होता है दोस्तों, तो गामा रे का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों सबसे कम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है दोस्तों। प्रकाशीय पथ जो होता है, ऑप्टिकल पाथ बराबर होता है दोस्तों, वह किसके बराबर होता है, तो वह अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि कांच का अपवर्तनांक करीब होता है दोस्तों। कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है, तो देखिए दोस्तों आपको सभी को बता दे रहे हैं, एक किसका होता है दोस्तों, एयर का होता है। ठीक है, एक किसका, एयर का, और 1.5 जो हो गया दोस्तों कांच का होता है, तो आप याद कर लीजिएगा कांच का कितना होता है 1.5, और 2.42 किसका होता है दोस्तों, हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा यानी डायमंड का होता है, और 1.33 किसका होता है दोस्तों, यह वाटर का होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश के रंग का पता लगाया जाता है। दोस्तों प्रकाश का रंग जो है पता लगाया जाता है किसके, मैंने प्रकाश में वायु के वेग से, आयाम से, ध्रुवन की स्थिति से, या आवृत्ति से। तो दोस्तों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से पता चलता है दोस्तों कि प्रकाश का रंग, मैंने आवृत्ति से जो पता लगाया जाता है प्रकाश का रंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न 37 नंबर पूछा जा रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है इसके। दोस्तों एक वर्णीय प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो किसमें मैंने परिवर्तन नहीं होगा, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 38 नंबर पूछा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो है पुष्टि करता है व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग जो है, अनुप्रस्थ तरंग है, यह प्रकृति जो है किस के द्वारा मैंने पुष्टि किया जाता है, तो वह ध्रुवन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवन।
अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 39 नंबर पूछा जाए कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। दोस्तों एक जब ग्लास या यानी एक माने रे है दोस्तों, किरण है, वह ग्लास स्लेब में प्रवेश करे तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है तो वह क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वह घट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करेगा तो इसका तरंगदैर्घ्य होगा वह घट जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 40 नंबर पूछा है कि यदि समान फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। देखिए एक उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, अभी सभी का जो है आपका फोकस दूरी समान है, यानी अगर आप एफ मानते हैं तो उसका भी 2 है तो दोनों का एफ होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि समान इन दोनों को संयोग करके रखा हुआ है संपर्क में, तो इसका जो संयोग का फोकस दूरी होगा वह क्या होगा। तो देखिए 1/f बराबर हमारा जो होता है फार्मूला दोस्तों वह F1 प्लस के F2 होता है। ठीक है, F1 यानी F जो होता है दोस्तों वह F1 F2 होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप निकालिएगा तो ये भी F है और ये भी F है। ठीक है दोस्तों, तो इसी से अगर आप कैलकुलेट करिएगा दोस्तों तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए क्लियर करके बता दें दोस्तों। यह मेरा 1/f बराबर यह मेरा जो है संयोग की फोकस दूरी है। तो फार्मूला क्या बताएं दोस्तों कि F1 प्लस के F2 होता है। ठीक है, F2 होता है तो दोनों अगर बराबर है दोस्तों तो F1 नहीं 1/f हो जाएगा। तो इसी को अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो f हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे f 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 2/f आ जाएगा। तो अगर f बराबर निकालना चाहते हैं दोस्तों कैपिटल F बराबर तो क्या आ जाएगा मेरा f/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, मेरा सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूला क्या याद रखना है दोस्तों कि 1/f बराबर जो होता है 1/f बराबर जो होता है वो F1 प्लस के F2 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/f1 प्लस F2 होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर आपको फोकस दूरी संयोजन करके निकालना रहेगा संयोग करके तो यही फार्मूला को यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम निकल कर आ गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2D हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी डी कैपिटल डी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लैम्डा d/के 2D होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर पूछा जाए कि ध्रुवन के ब्रिस्टर के नियम से यह स्पष्ट है कि ध्रुवन का कोण किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ध्रुवन का जो ब्रिस्टर का जो नियम है दोस्तों वह ध्रुवन का कोण किस पर निर्भर करता है, तो वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है। दोस्तों प्राथमिक रंग का उदाहरण है दोस्तों वह कौन कौन होता है, तो वह लाल हरा नीला होता है दोस्तों, लाल हरा नीला। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है BGR। ठीक है, बी से मेरा ब्लू हो गया, जी से हो गया ग्रीन और आर से हो गया रेड। ठीक है दोस्तों, तो BGR यानी लाल हरा नीला, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए हम वीडियो बनाकर लाते हैं दोस्तों। और आप एग्जाम में अगर दोस्तों ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों तो आप अभी से ही मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। अगर अभी से आप जी जान लगा कर मेहनत करते हैं दोस्तों तो आपका जो टारगेट है दोस्तों 450 प्लस मार्क्स लाना दोस्तों वह ज़रूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी से ही मेहनत करिए, मेहनत करते चलिए। और सभी वीडियो को जो भी वीडियो देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हुआ दोस्तों तो आप उसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसे याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर प्रश्न में पूछा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से होता है। देखिए दोस्तों इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों वह ज़्यादा साफ दिखता है। ठीक है दोस्तों, यह ज़्यादा साफ दिखता है और यह थोड़ा सा धुंधला दिखता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ज़्यादा साफ दिखता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से धुंधला साफ दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष से जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला होता है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ज़्यादा साफ होता है द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा में। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों कि श्वेत प्रकाश मुख्यतः कितने रंगों का मिश्रण है। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों मुख्यतः कितने रंगों का मिश्रण है, आपको ए ऑप्शन दे रहा है 5, बी में दे रहा है 6 और सी में दे रहा है 7 और डी में दे रहा है 8। दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।